चाणक्य की चिंता। आज हम काशी, प्रयाग आदि जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के नाम सुनते हैं। उसी प्रकार से एक विश्वविद्यालय प्राचीन काल में तक्षशिला में था। तक्षशिला पंजाब में है। यह विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था, आज के विश्वविद्यालयों से बहुत बड़ा। इसमें 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। अमात्य राक्षस ने यहाँ शिक्षा पाई थी। जब वे यहाँ पढ़ते थे तब उनके साथ ही एक और ब्राह्मण बालक पढ़ता था। उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अत्यंत मेधावी एवं प्रखर बुद्धि का था, परंतु विधाता ने जहाँ उसको मेधा शक्ति खुले हाथों दे दी थी, वहाँ शरीर सौंदर्य देते समय अपना हाथ खींच लिया था। उसका रंग काला था, मानो हृदय और मस्तिष्क में स्थान ना पा सकने के कारण आज्ञाना अंधकार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो। इस सौंदर्यहीन विष्णुगुप्त तथा राक्षस में बड़ी घनिष्ठता थी, शायद इसीलिए कि वे दोनों ही राजनीति और समाजशास्त्र में विशेष रुचि रखते थे। राष्ट्र शक्ति के कारण मीमांस पर उनमें खूब चर्चा रहती थी। यह विष्णुगुप्त बाद में चाणक्य कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा प्राप्त करके राक्षस मगध जैसे बड़े राज्य का अमात्य बना, परंतु चाणक्य इन झगड़ों से दूर कुटी बनाकर रहता था तथा अपना समस्त समय ज्ञान अर्जन में लगाते हुए जो विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते उन्हें पढ़ा देता था। एक दिन एक शिष्य ने आकर बताया, आर्य, यवनों ने भारत में प्रवेश कर लिया है। आर्य चाणक्य के माथे पर सिकुड़न पड़ गई। बिसाफरित नेत्रों से उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा तथा धीरे धीरे यवनों ने भारत में प्रवेश कर लिया है वाक्य को दोहराया, मानो साथ ही वे किसी गहन विचार में भी पड़े हों। क्या भारत का प्रवेश द्वार किसी ने रोका नहीं? उन्होंने पूछा। सीमांत पर अश्वक जी जान से लड़े गुरुदेव, परंतु उनका किला अलिक सुंदर ने बुरी तरह घेर रखा था। इधर तक्षशिला का राजा आभिम्बिक तो शत्रु से ही पहले मिल गया था। ऐसी दशा में अश्वकों ने अलिक सुंदर से संधि की प्रार्थना की। उसने उनसे इस शर्त पर संधि की कि वे देशी राजाओं के विरुद्ध उसकी सहायता करें। किले के फाटक खुल गए। अश्वक बाहर निकल आए। कुछ दूर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। उनकी इच्छा थी कि जन्मभूमि भारत में जाकर यवनों के विरुद्ध लोगों को भड़का दे। ठीक ही सोचा उन्होंने, यही नीति है। आर्य चाणक्य बीच में ही बोल उठे, पर आर्य, वे ऐसा ना कर पाए। अलिक सुंदर को इसकी टोह लग गई। एक रात जब वे सो रहे थे तो अचानक उसने उन पर आक्रमण कर दिया, विश्वासघात किया। वीर अश्वकों ने झट से अपनी व्यूह रचना की, स्त्री और बालकों को बीच में किया तथा शेष घेर कर यवनों से लड़ने लगे। परंतु अलिक सुंदर की सेना विशाल थी, पुरुष वर्ग काम आया। फिर स्त्रियां लड़ी और अंत में छोटे छोटे बालक भी। कहते कहते शीलभद्र का सीना तन गया तथा गर्व से मस्तक ऊंचा उठ गया। और क्या हुआ शीलभद्र? चाणक्य ने पूछा। गुरुदेव, आगे तो उसका मार्ग निरापद रहा, परंतु विचतता झेलम के तट पर राजा पर्वतक पोरस से घोर युद्ध हुआ। अलिक सुंदर ने अपना युद्ध कौशल तो बहुत दिखाया, परंतु कुछ चला नहीं। जब झेलम के किनारों पर दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अलिक सुंदर ने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि बरसात में वह नदी पार नहीं करेगा तथा रसद इकट्ठा करना शुरू कर दिया, परंतु एक अंधेरी रात में ही आक्रमण कर दिया। पर्वतक की सेना कोई अचेत नहीं थी। आक्रमण का करारा जवाब दिया गया। घोर युद्ध हुआ। तभी तक यवन सेना को कहीं गज सेना का सामना नहीं करना पड़ा था। पर्वतक के हाथियों ने बुरी तरह यवन सेना को कुचल डाला। अपनी सूंड से लपेट लपेट कर अश्वारोहियों को पृथ्वी पर पछाड़ दिया।
बहुतों को सूंड से लपेटकर ऊंचा उठा देते तथा महावत झट से उसका सिर काट देते थे। पृथ्वी पर पटक पैरों से रौंद पाताल लोक पहुंचाना तो मानो उनका खेल ही था। अलेक्जेंडर ने जब सेना में यह त्राही त्राही देखी तो वह बहुत घबराया। उसने अपनी बची खुची सेना को भी दूसरे किनारे से बुलवा लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने हार कर प्रवर्तक के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया तो अलेक्जेंडर पराजित हुआ। आर्य चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ आर्य, पराजित तो हुआ, परंतु उसकी पराजय से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी गति अभी तक नहीं रुकी है। उसने देखा कि प्रवर्तक एक महत्वाकांक्षी राजा है, अतः उसने प्रस्ताव किया कि चलो हम दोनों आगे चलकर भारत को जीते। तुम भारत के सम्राट बनना और मैं विश्व का सम्राट। कितना अबोध है प्रवर्तक, राजनीति से कोरा। आर्य चाणक्य विक्षुब्ध होकर बोले। अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ रहा है आर्य। उसकी सेना ने गांव-गांव में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। कई गांव जला डाले हैं। जो जरा भी सिर उठाता है उसका वध कर दिया जाता है। गांव लूटे जा रहे हैं। जबरदस्ती लोगों से धन और सेवा ली जा रही है। यवन नन्हे नन्हे बछड़ों की बलि देकर उत्सव मना रहे हैं। गोवंश का हास्य हो रहा है। आर्य, ऐसे अत्याचार तो आज तक कभी नहीं सुने। शीलभद्र ने जरा तेज होकर कहा। आर्य चाणक्य मौन थे। कुछ देर वे इसी प्रकार बैठे रहे। उनकी मुख मुद्रा और भाव भंगिमा से यह मालूम पड़ता था कि जैसे उनके मस्तिष्क में कोई विचार बड़ी तेजी से चल रहा है। अतः वे बोले, वत्स शीलभद्र, महाराज प्रवर्तक द्वारा अलेक्जेंडर को हराया जाना अच्छा ही रहा। यवनपति अलेक्जेंडर को भी पता लग गया होगा कि हिंदुओं से लोहा लेना कितना कठिन है। इससे उसकी सेना की यह धारणा तो निर्मूल हो ही गई होगी कि वह अजेय है। उसका आत्मविश्वास अवश्य ही हिल गया होगा। परंतु इसको बिल्कुल उखाड़ कर फेंकना है। यह काम तुमको करना होगा। तुम प्रवर्तक की सेना में प्रवेश करो। उनके सैनिकों द्वारा अलेक्जेंडर की सेना में यह प्रचार करो कि मगध की सेना अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली है। दुनिया में उसका कोई सामना नहीं कर सकता। और फिर वहां के हाथी को प्रवर्तक के हाथियों से 4 गुने अधिक है। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनके लिए एक अलग नगर बसाया गया है। वहां के मंत्री राक्षस की एक अलग ही सेना है, जिसमें राक्षस ही राक्षस है और जो कि मनुष्यों को जिंदा ही खा जाते हैं। पानी तो इतना बरसता है कि महीनों बंद नहीं होता। मगध तक पहुंचने में अभी भी कितनी नदियां और पार करनी पड़ेंगी, जिनमें बहुत सी तो ऐसी हैं कि जिनमें डूबते देर नहीं लगती, आदि आदि। इससे उनकी सेना में भय का संचार होगा। यह असत्य भाषण मैं कैसे करूंगा आर्य? यह समय सत्य असत्य के विचारने का नहीं है वत्स। अपने राष्ट्र का कल्याण और उसकी स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सत्य है। आज तो इस झूठे सत्य को लेकर आक्रमण्य बनकर बैठ जाओगे। कल समस्त देश पर विदेशी यवन मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। उनके अत्याचार और उनका गोवध, क्या वह सत्य होगा? जाओ, यही सत्य है और इसे करो। मैं तब तक मगध जाता हूं और अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां करवाता हूं। ऐसा स्वागत होगा जैसा कहीं नहीं हुआ होगा। आर्य, मगध से एक सैनिक आया हुआ है। वह भी लोगों को समझाता रहता है कि उनको यवनों का विरोध करना चाहिए और एकदम भारत से निकाल देना चाहिए। प्रवर्तक को वह बहुत बुरा भला कह रहा था। कहता था कि ये यवनों के चुंगल में फंस गए हैं और उन्हें भारत का सम्राट बनाना था तो स्वयं अपनी शक्ति से बनते। यवनों की सहायता करके उनके द्वारा भारत को पराधीन करवाना एक हिंदू को शोभा नहीं देता। आर्य चाणक्य की आंखों में एकदम उत्सुकता की चमक आ गई। वत्स, एक बार उसको मुझसे मिला दो, अवश्य ही वह हमारे लिए उपयोगी होगा, चाणक्य ने कहा। आर्य, अभी जाता हूं। वह यही लोगों से बातचीत कर रहा होगा। उसमें कुछ ऐसा जादू है कि जिससे एक बार बात करता है उसे अपनी ओर खींच लेता है।
निस्वार्थ देश प्रेम ही वह जादू है शीलभद्र। अच्छा लाओ तो जादूगर को देखूं तो कैसा जादू है उसका। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे गुरु व शिष्य की भेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।